पाउलो कोएल्हो के नॉवेल दी एल्केमिस्ट के नायक को खजाने के लिए दुनिया भटकने के बाद पता चलता है कि खजाना वही था जहां से वो चला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अगर दुनिया नहीं घूमता तो उसे खजाने का पता नहीं चलता। इसे एक सर्कल पूरा होना कहते हैं कि जहां से चले वहीं पर पहुंच गए, लेकिन इस दौरान वो हो गया जो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के अंतर को अच्छे से परिभाषित कर सकता है। इसी सर्कल पूरा होने की कहानी है एयर इंडिया की कहानी, जिसका 0 डिग्री टाटा था और शायद 360 डिग्री भी टाटा ही हो। तो आइए शुरू करते हैं एयर इंडिया की कहानी आसान भाषा में। बात आज से 88 साल पुरानी है। 1932 वो साल जिस साल से पहले तक इंग्लैंड से हवाई डाक सिर्फ कराची तक ही पहुंचती थी भारत की दिशा में, और उसे कराची पहुंचाती थी इंपीरियल एयरबेस। इंपीरियल एयरबेस ने इस डाक को मुंबई तक पहुंचाने का जिम्मा दिया 2 नौजवानों को। इनमें से एक था ब्रिटिश वायुसेना रॉयल एयरफोर्स माने RAF का पूर्व पायलट नेविल विंसेंट, और दूसरा उसका एक करीबी पारसी दोस्त जहांगीर रतनजी दादा भाई माने JRD टाटा। 28 साल का नवयुवक JRD टाटा, जो भारत की उस टाटा फैमिली से आता था जिसे देश की पहली बिजनेस फैमिली कहा जाता है। टाटा फैमिली से आने के अलावा JRD का एक और परिचय भी था, और शायद इसी के चलते उन्हें इंपीरियल एयरवेज का ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। वो भारत के पहले सिविल एविएशन पायलट थे, ब्रिटेन के रॉयल एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा से प्रशिक्षित। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें 3 साल लगातार ब्रिटिश राज से मगजमारी करनी पड़ी। इन दोनों दोस्तों विंसेंट और टाटा ने इंपीरियल एयरवेज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के वास्ते 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके टाटा एयरमेल नाम की कंपनी खोली। 2 सेकेंड हैंड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे। 15 अक्टूबर 1932 ये वो दिन था जिस दिन किसी भारतीय कंपनी के विमान ने परवाज ली। कराची से मुंबई वाया अहमदाबाद इसे उड़ाने वाले थे खुद JRD टाटा। विमान यहीं नहीं रुका, मुंबई से वो गया चेन्नई वाया बेल्लारी। अब की बार इसे उड़ा रहे थे नेविल विंसेंट। ये कराची बॉम्बे मद्रास वाली फ्लाइट हर सोमवार को उड़ती थी और बेल्लारी में इसका नाइट हॉल्ट होता था। यूं ही 28 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करती थी। शुरुआत में टाटा एयरमेल की फ्लाइट्स मुंबई के जुहू में लैंड होती थी, लेकिन बरसात के दिनों में एयरफील्ड पानी से भर जाती। 15 अक्टूबर वाली पहली फ्लाइट को भी उड़ाने में 1 महीने की देरी इसी बरसात के चलते हुई थी। सो बरसात के दिनों में ऑपरेशन पुणे शिफ्ट करना पड़ता था। हालांकि शिफ्टिंग में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि स्टाफ में थे 2 पायलट्स, 3 इंजीनियर, 4 कुली और 2 चौकीदार, यानी सिर्फ 11 लोगों का स्टाफ था। आमदनी भी कंपनी की उतनी ज़्यादा नहीं थी। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में वर्णित हर आर्टिकल या लेटर के लिए 16 आने माने 1 रुपया। वैसे इस 1 रुपए का मोल आप आज के हिसाब से नहीं लगा सकते। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है जनवरी 2021 की शुरुआत में। आज से 60 साल पहले 1 रुपया अगर आपके हाथ में होता तो आज आपको उसके 80 रुपए के करीब करीब मिलते। ये एक कच्चा हिसाब है, और हम टाटा को मिलने वाले उन 16 आनों की बात कर रहे हैं, उस 1 रुपए की बात कर रहे हैं जो आज से 60 नहीं 88 साल पहले मिल रहे थे। खैर, लौटते हैं कराची से चेन्नई वाया मुंबई की फ्लाइट पर। टाटा की आधिकारिक वेबसाइट में उस दौर के सफर के बारे में लिखा मिलता है कि कभी कभी जब यात्री भी इन चिट्ठियों वाले विमानों में बैठते तो उन्हें मेल बैग्स के ऊपर बैठना पड़ता, यानी कि चिट्ठियों के बोरों के ऊपर। बाद के दिनों में हवाई यात्रा लग्जरियस बना, लेकिन तब ऐसा नहीं था। कई दफ़ा यात्री चिट्ठियों के थैलों पर ऐसे बैठते कि सिर नीचे और पाँव ऊपर होता। अब ये पोजीशन कैसे होती होगी ये दर्शक सोचें। इन सारी मुश्किलों के बावजूद टाटा एयरमेल का ऑपरेशन जारी रहा, और टाटा एयरमेल ने साल 1933 में माने अपने ऑपरेशंस के पहले पूरे साल में 2.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की। 10 टन से ज़्यादा वजन का मेल यानी कि चिट्ठियाँ और दूसरी डाक यहाँ से वहाँ पहुँचाई, और 60,000 रुपये मूल्य का मुनाफा कमाया। इस दौरान 155 यात्रियों ने कंपनी के विमानों में सवारी की, उसी पोजीशन में जिसमें हमने आपको बताया। 1938 तक कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हो गया, और इसी साल इसने एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी, भारत से श्रीलंका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरलाइंस ने रॉयल एयरफोर्स की काफ़ी मदद की। सेना की टुकड़ियों को इधर से उधर पहुंचाना हो या सप्लाई चेन की कड़ी बनना हो, इसने दोनों काम किए। इसके अलावा एयरलाइंस ने शरणार्थियों के बचाव और विमानों के रखरखाव में भी RAF की काफ़ी मदद की। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को पब्लिक कर दिया गया। पब्लिक करने का मतलब कंपनी में आम नागरिक भी हिस्सेदारी खरीद सकते थे। कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई तो नाम भी बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। तब एयर इंडिया का ऑफिस बॉम्बे हाउस के दूसरे माले पर हुआ करता था। बाद में ये मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। 1993 में मुंबई आतंकवादी हमले में ये बिल्डिंग भी एक टारगेट थी। वैसे तब शहर का नाम था बम्बई। फरवरी 2013 में ऑफिस दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन चेयरमैन का ऑफिस अब भी मुंबई में ही स्थित है।
8 जून 1948 को रात के 12:05 पर एयर इंडिया ने पहली बार मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी। वाया काहिरा यानी कि इजिप्ट और जिनीवा यानी कि स्विट्जरलैंड होते हुए वो पहुंचे थे। और इसके लिए जो विमान इस्तेमाल किया गया वो उस समय का सबसे प्रीमियम और अत्याधुनिक विमान माना जाता था। नाम था लॉकहीड कॉन्स्टलेशन, जिसे मार्च 1948 में ऑर्डर किया गया था और जिसका एयर इंडिया ने नाम रखा था मालाबार प्रिंसेस। इसका किराया रखा गया था फ्लैट 1720 रुपए। फ्लैट मतलब अभी की तरह डायनेमिक प्राइसिंग नहीं थी जो ऑक्यूपेंसी के आधार पर बदलती है, बढ़ती है जैसे जैसे विमान भरता जाता है, और नहीं अलग अलग क्लासेस थी उस टाइम जिस तरह की आज होती हैं, यानी कि इकोनॉमी, बिजनेस वगैरह। विमान में 35 यात्री थे जिनमें प्रसिद्ध क्रिकेटर दिलीप सिंह जी, यूके में भारत के उच्चायुक्त कृष्णा मेनन, बम्बई के कई बड़े उद्योगपति और लंदन ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारत के 2 साइक्लिस्ट शामिल थे। इस विमान का कई बार मॉक टेस्ट हुआ था। महीनों तक सख्ती से रिहर्सल करने के बाद फ्लाइट ठीक समय पर पहली बार में ही लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जे.डी. टाटा फ्लाइट से उतरते ही पत्रकारों से बोले, अपनी घड़ियां सेट कर लो दोस्तों, हम समय पर हैं। मुंबई, लंदन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टाटा ने भारत सरकार के साथ मिलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल का गठन किया। डील के अनुसार सरकार ने टाटा की एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाजत दी और एयर इंडिया के 49% शेयर्स भारत सरकार के पास आ गए। आज़ादी मिलने तक भारत में ढेरों एयरलाइंस ऑपरेट करने लग गई थी। एक कारण इसका यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद युद्ध में इस्तेमाल हुए ढेरों विमान कबाड़ के मूल बिक रहे थे। लेकिन 1952 तक आते आते दुनिया भर की एयरलाइंस की हालत में गिरावट देखी गई। इस विश्वव्यापी संकट से भारतीय एयरलाइंस को बचाने के वास्ते योजना आयोग ने भारत की सभी एयरलाइंस को एकीकृत करके उनका एक निगम बनाने की, कॉरपोरेशन बनाने की सिफारिश की। मार्च 1953 में संसद ने एयर कॉरपोरेशन बिल पारित कर दिया। 28 मई 1953 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन गया। 1 अगस्त 1953 से नए कॉरपोरेशंस ने अपना कामकाज शुरू भी कर दिया। शुरुआत में सरकार सिर्फ एक निगम स्थापित करने के पक्ष में थी, लेकिन बाद में सुधरे हुए बिल के प्रावधानों के अनुसार 2 निगम बने। घरेलू उड़ानों के लिए राष्ट्रीयकृत विमान सेवा का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस यानी कि इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन। इसमें 8 प्राइवेट कैरियर्स को एक साथ जोड़ा गया था और इसी में एयर इंडिया के डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी मर्ज हो गए थे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करने वाली राष्ट्रीयकृत संस्था का नाम पड़ा एयर इंडिया यानी कि एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, और यहीं से वो आइकॉनिक नाम आता है एयर इंडिया। जहां इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के संचालन में शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, वहीं डोमेस्टिक ऑपरेशंस यानी कि इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशंस के जो ऑपरेशंस थे उसमें ढेर सारे रोड़े थे। 8 घरेलू एयरलाइंस का मैनेजमेंट से लेकर पे स्केल तक अलग अलग था। इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस के स्मूथ ऑपरेशन के पीछे बाद में जे.आर.डी. टाटा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन वो इस पूरी राष्ट्रीयकरण वाले जो प्रोसेस था उसके शुरू से ही पक्ष में थे और अपने स्तर पर जितना हो सका इसका विरोध करते थे। शशांक शाह की किताब दी टाटा ग्रुप के अनुसार जे.आर.डी. टाटा ने राष्ट्रीयकरण का कई मंचों पर खुलकर विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इस बारे में उनसे सीधे सीधे कोई बात नहीं की थी। तत्कालीन संचार मंत्री बाबू जगजीवन राम, जो राष्ट्रीयकरण के तौर तरीकों का पर्यवेक्षण कर रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे, उन्होंने जे.आर.डी. से परामर्श तो किया, लेकिन ये परामर्श उन कंपनियों को दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में था जिनके राष्ट्रीयकरण की योजना बनाई गई थी। इस बात ने जे.आर.डी. को काफी निराश किया था। बाद में नवंबर 1952 में प्रधानमंत्री नेहरू के साथ एक लंच मीटिंग में जे.आर.डी. टाटा ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने नेहरू से कहा कि सरकार ने जानबूझकर टाटा के साथ बुरा व्यवहार किया और यह राष्ट्रीयकरण निजी नागरिक उड्डयन कंपनियों, खास तौर पर टाटा की हवाई सर्विसेज को कुचलने की एक सुनियोजित साजिश है। नेहरू ने अपना पक्ष बताया, आश्वस्त किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जाने माने पत्रकार वीर संघ भी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, नेहरू शर्मसार थे। उन्होंने जे.आर.डी. के सामने स्वीकार किया कि हाँ, घोषणा होने से पहले कम से कम टाटाज यानी कि टाटा घराने को सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन विमानन क्षेत्र में अराजकता फैली हुई थी और केवल सरकार के पास ही इतने बड़े निवेश के लिए आवश्यक धन था जिससे नए विमान खरीदे जा सकें। एक चीज़ हम आपको अपनी तरफ से बता देते हैं, जे.आर.डी. इस तरह की बात नेहरू से 1-on-1 मैन टू मैन इसलिए कर पाए क्योंकि उनके बीच एज इक्वल्स उस तरह के संबंध थे। वैसे जे.आर.डी. इस पूरी कवायद को पीछे के दरवाजे से हुआ राष्ट्रीयकरण कहते थे। बावजूद इसके नेहरू सरकार ने जे.आर.डी. टाटा को नेपथ्य में नहीं जाने दिया। सरकार ने उन्हें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के कई दौर चले, जिसके बाद जे.आर.डी. ने एयर इंडिया की अध्यक्षता स्वीकार की और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड का निदेशक बनना भी स्वीकार किया। जे.आर.डी. के फैसले के पीछे उनकी वही पुरानी चिंता छुपी हुई थी कि राष्ट्रीयकरण का एयर इंडिया के उच्च मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें ऐसा लगता था कि मैंने इतनी बढ़िया सर्विस बनाई है, उसका कहीं कचूमर न निकल जाए। यूं अब की बार वो अपनी कंपनी या अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश और अपनी एयरलाइंस, अपने शौक के प्रति प्रेम के लिए कुछ करना चाहते थे। जे.आर.डी. के इस फैसले से उनके टाटा वाले सहकर्मी भी खुश नहीं थे। टाटा मतलब टाटा ग्रुप।
उनका कहना था, उनका मानना था कि जेआरडी अपना समय और ऊर्जा वहां क्यों बर्बाद कर रहे हैं जहां उनको एक ढेला नहीं मिलेगा, न एक ढेले की हिस्सेदारी उनकी बाकी है, और जेआरडी इस समय में टाटा के लिए कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। हालांकि बाद में उनको इस काम का वेतन भी मिला करता था। कितना था वो भी बता देते हैं, ₹1 प्रति माह। सरकार ने जेआरडी को पैसे या हिस्सेदारी से बेशक महरूम रखा हो, लेकिन कामकाज करने के लिए फ्री हैंड जरूर दिया था। एयर इंडिया शायद इकलौती ऐसी सरकारी संस्था थी जिस पर लाल फीताशाही और सरकार का न्यूनतम या शून्य दखल था। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने भी एयर इंडिया के कामकाज में कोई दखल नहीं दिया। जेआरडी की एक्सपर्टीज और सरकार की मोनोपोली के चलते एयर इंडिया दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा था। वीर संघवी लिखते हैं, कैथे पैसिफिक और थाई एयरवेज जैसी एयरलाइंस में आज जिस एशियाई आतिथ्य का पुनर्जन्म हुआ है, उसकी जनक जेआरडी की एयर इंडिया ही है। 1960 और 1970 के दशक में जब एयर इंडिया लंदन न्यूयॉर्क रूट पर चलती थी तो कई अंग्रेज़ों और अमेरिकियों ने इसकी सर्विसेज को पैन एम और BOAC, जो बाद में ब्रिटिश एयरवेज बनती है, या TWA से ज़्यादा पसंद किया। एयर इंडिया में आतिथ्य का स्तर ऐसा था कि पश्चिमी एयरलाइंस उसे छू भी नहीं सकती थी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ था जेआरडी टाटा का। उन्होंने अपने आप को एयर इंडिया की छोटी से छोटी चीज़ में शामिल कर लिया, मेन्यू से लेकर सीट पिच तक, क्रू की यूनिफॉर्म से लेकर यात्रा के दौरान सर्व की जाने वाली वाइन तक। अगर उन्हें कहीं कोई गंदगी या धूल दिख जाती तो लोग उसे कहने के बजाय उसे वो खुद साफ करने लग जाते थे। इससे कर्मचारी शर्म के मारे ही सही हर चीज़ चाक चौबंद रखने लगे। एयर इंडिया की कहानी का सिलसिला जारी रहेगा आसान भाषा की अगली कुछ किस्तों में। उनमें हम जानेंगे एयर इंडिया के स्वर्णिम दौर के कुछ और मज़ेदार किस्से और ट्रिविया, और बताएंगे कैसे वो सर्किल पूरा हुआ जिसकी बात हमने इस किस्त की शुरुआत में की कि शुरुआत टाटा से और शायद अंत भी टाटा के साथ ही हो। लेकिन अभी के लिए एक शेपक प्रस्तुत है। हम उसे महाराजा कहते हैं क्योंकि यही उसे बेहतर ढंग से वर्णित करता है, लेकिन उसका खून शाही नहीं है। वो शाही लग सकता है लेकिन वो शाह नहीं है। एयर इंडिया की वेबसाइट में महाराजा के बारे में यही शुरुआती वाक्य हैं, और ये वाक्य हैं बॉबी कूका के। बॉबी कूका, जिन्होंने महाराजा का निर्माण किया। एयर इंडिया को सिर झुकाए, बड़ी मूंछों और लाल हरी धारियों वाला यह महाराजा मिला 1946 में। एयर इंडिया के कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कूका ने उमेश राव के साथ मिलकर इसे बनाया था। शुरुआत में इसे एयर इंडिया के मेमो पैड्स पर यूज़ किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसे मेमो पैड से निकालकर एयर इंडिया की मार्केटिंग का पूरा भार इसके हाथ में दे दिया गया। इसके सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर, माने खुद का मजाक उड़ाने वाले मैगजीन और न्यूज़पेपर एड्स और विज्ञापन और होर्डिंग्स ने आज के हिसाब से भी वो काम किया था जिसे आप काफ़ी डेयरिंग कह सकते हैं। महाराजा के द्वारा हो रही मार्केटिंग ने न केवल एयर इंडिया को फेमस किया, बल्कि उसने एयर इंडिया को मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए कई देशी विदेशी पुरस्कार भी दिलवाए। 2015 में इसका मेकओवर हुआ और महाराजा का नया युवा संस्करण अस्तित्व में आया। एयर इंडिया के अनुसार महाराजा की हरकतें, इसकी अभिव्यक्तियों, इसके पन ने एयर इंडिया को अपनी सेवाओं को प्रमोट करने का अद्वितीय मौका दिया। महाराजा ने प्रचार के लिए जिस हास्य और मौलिकता का प्रयोग किया, उसके चलते इसने एयर इंडिया के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सभी महापुरुषों की तरह महाराजा के भी आलोचक हैं, लेकिन जिन लाखों यात्रियों के जीवन को इसने छुआ है, उनकी संख्या आलोचकों से कहीं ज्यादा है, जिनके लिए महाराजा अपनी अनोखी शैली, आकर्षण और बुद्धि के चलते माफ कीजिएगा, गलती हो जाती है इतना लंबा पढ़ने में, एक जीवित और वास्तविक व्यक्तित्व है। वो लगभग हर एयर इंडिया यात्री का दोस्त जैसा है, एक ऐसा दोस्त जो दुनिया के सबसे दूर दूर के कोनों तक गर्मजोशी और आतिथ्य के साथ पहुंचता है। वीर संघवी बताते हैं, एयर इंडिया की मार्केटिंग इतनी अग्रेसिव थी गोया वो एक प्राइवेट कंपनी हो। बॉबी कूका ने महाराजा बनाया, मज़ाहिया होर्डिंग्स लगाए, जैसा बाद में अमूल ने भी किया।